वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम बात करके कॉमर्स के प्रैक्टिस सेट की। ये प्रैक्टिस सेट हम चैप्टर वाइज कर रहे हैं, तो आपको सारे चैप्टर्स के प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। इससे आपकी तैयारी होगी। इसके साथ ही साथ हमने थ्योरी क्लास भी कर ली है हिंदी में। अगर आप इंग्लिश में भी चाहते हैं तो आप बता दीजिएगा, हम एक बार इंग्लिश में भी कर लेंगे। और अगर आपको हिंदी में देखना है तो आप जाके देख सकते हैं, सारे चैप्टर्स हमने एक्सप्लेन किए हुए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स या शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताइएगा। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है अपवर्ड कम्युनिकेशन फ्लोज, यानी कि जो अपवर्ड कम्युनिकेशन होता है वो किस तरह फ्लो करता है। बॉटम से टॉप, टॉप से बॉटम, बोथ वेज, या फिर नन ऑफ दिस। बताइए क्या होगा आपका आंसर। अपवर्ड कम्युनिकेशन कहाँ होता है? बॉटम से टॉप, यानी कि अपवर्ड मतलब इस तरह से चल रहा है, बॉटम से लेके टॉप तक चलेगा, इसको अपवर्ड बोलते हैं। और डाउनवर्ड होता है टॉप से लेके बॉटम तक। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है, बहुत सिंपल था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट आइए, कम्युनिकेशन कैन बी। अब कम्युनिकेशन किस तरह हो सकती है? ओनली ओरल, ओरल एज वेल एज रिटन, ओनली रिटन, या नन ऑफ दीज। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये। क्या होगा इसका आंसर? देखिए, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बी, ओरल एज वेल एज रिटन। कम्युनिकेशन हम या तो ओरली भी कर सकते हैं और रिटन भी कर सकते हैं, दोनों ही हमारे ये टाइप हो जाएंगे कम्युनिकेशन के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाइन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको हम और किस नाम से जानते हैं? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल, फंक्शनल, या फिर मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखिए, लाइन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा डी। इसको हम मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक लाइन के अकॉर्डिंग काम किया जाता है लाइन ऑर्गेनाइजेशन में, इसलिए इसको मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। अब आपको बताना है जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है उसका मेन एडवांटेज क्या है। ये आप एडवांटेज तभी बता सकते हैं जब आपको पता हो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। ठीक है, तो बताइए, स्पेशलाइजेशन, एक्सपर्ट एडवाइस, सिंप्लिसिटी, या फिर एक्सपीरियंस। देखिए, पहले हम बात करते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की। तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? फंक्शंस के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन सेपरेट बना दिए जाते हैं, कि यहाँ पर ये वाला फंक्शन होगा, यहाँ प्रोडक्शन फंक्शन होगा, यहाँ सेलिंग होगा। तो इस तरह से क्या हुआ, फंक्शन के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन बना दिए सेपरेट। तो यहाँ यानी कि आपने फंक्शंस के अकॉर्डिंग बनाया है, तो ये क्या हो गया? ये स्पेशलाइजेशन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्लियर है क्वेश्चन? नेक्स्ट देखिए, लाइन और स्टाफ का आपको यहाँ पे एडवांटेज बताना है। अभी आपने लाइन का एक नाम पढ़ा था जिसको हम मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में बोलते हैं। अब आप बताइए इसका एडवांटेज क्या होगा, लाइन एंड स्टाफ दोनों का। सिंप्लिसिटी, स्पेशलाइजेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सपर्ट्स एडवाइस, या फिर स्पीडी डिसीजन मेकिंग। देखिए, यहाँ पे लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, एक पर्टिकुलर लाइन वाले काम ही यहाँ पर चलते हैं, यानी कि एक लाइन में जितने भी काम होंगे वो सारे एक बार में किए जाएंगे। एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, कुछ एक्सपर्ट्स जो होते हैं उनका एक स्टाफ बना दिया जाता है। एक आप ऐसे समझ सकते हैं, ग्रुप बना दिया जाता है कि ये वाला काम जो है ये इस ग्रुप के लोग करेंगे, क्योंकि ये इसमें एक्सपर्ट है। तो इसमें क्या हो जाता है, आपको एक्सपर्ट एडवाइस की अवेलेबिलिटी मिल जाती है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। कोऑर्डिनेशन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एम्स एट। अब कोऑर्डिनेशन फंक्शन की यहाँ पर हम बात करें तो इसका एम क्या होता है? प्रोवाइडिंग सफिशिएंट पर्सोनेल, ब्रिंगिंग हार्मनी इन वेरियस एक्टिविटीज, टेकिंग अप करेक्टिव कोर्सेज ऑफ एक्शंस, या फिर नन ऑफ द अबव। क्या होगा इसका आंसर?
देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर होगा कोऑर्डिनेशन फंक्शन। बताइए पहले आप लोग, फिर मैं आंसर करती हूँ। क्या हो जाएगा? ब्री हो जाएगा, ब्रिंगिंग हार्मनी इन वेरियस एक्टिविटीज। की कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, जितने भी आपने डिपार्टमेंट से आपके कंपनी के अंदर, सबके बीच आपको कोऑर्डिनेशन रखना है, हार्मनी रखनी है, जिससे कि सब मिलजुल के काम कर सके। क्योंकि आपको ये भी पता है जितना भी मैनेजमेंट होता है आपकी कंपनी में, या फिर जितने भी डिपार्टमेंट्स होंगे, सब एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं। जैसे कि प्रोडक्शन रॉ मटेरियल से कनेक्ट है, प्रोडक्शन के बाद फिर वो उसका प्राइस क्या है, कॉस्ट डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, उसके बाद कैश डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। यानी कि सब डिपार्टमेंट एक दूसरे से इंटरलिंक है, तो उनके बीच हार्मनी होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। In line and staff organization, the authorities lies in line, staff, both line and staff, neither line nor staff। बताइए क्या होगा इसका आंसर। लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में जो अथॉरिटी होती है, देखिए लाइन एंड स्टाफ में बात करें तो यहाँ पर जो मेन काम होता है वो लाइन के अकॉर्डिंग ही होगा। स्टाफ यहाँ पर सिर्फ एक आपके एक्सपर्ट एडवाइस के लिए यहाँ पर यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा, अथॉरिटी कहाँ होती है, लाइन के हाथ में होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए आपको लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग नहीं पता है तो प्लीज बता दीजिएगा, मैं एक बार आपको डिस्कस कर लूंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। हमारे पास चार फॉर्म होती हैं, वो सॉरी तीन। अ, हम बात करें तो लाइन, स्टाफ एंड लाइन एंड स्टाफ। फंक्शनल तो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। कंट्रोल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कैन नॉट बी परफॉर्म्ड विदाउट प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, मोटिवेशन। बताइए। देखिए कंट्रोल, अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये सारे हमारे सेकेंडरी एस्पेक्ट हैं। कंट्रोल का मेन एस्पेक्ट क्या है, प्लानिंग। क्योंकि आप किसी भी चीज को कंट्रोल करोगे तो आप पहले प्लान बनाओगे कि हाँ, सबसे पहले मुझे स्टैंडर्ड चेक करने हैं, मैंने क्या स्टैंडर्ड बनाए थे। उसके बाद मुझे ये देखना है कि एक्चुअल क्या परफॉर्मेंस रही, या फिर एक्चुअल कितना आउटपुट निकल कर आया। देन मुझे उसको कंट्रोल करना है कि नहीं, ये मेरा जो आउटपुट है वो कम निकल कर आया, जो मेरे स्टैंडर्ड्स थे उसके अकॉर्डिंग। तो आपने ये सब पहले क्या किया, प्लानिंग करके चले आप कि हाँ मुझे ये चीज इस तरह कंट्रोल करनी है। या फिर फॉर एग्जांपल आपको पता चलेगा कि आपके स्टैंडर्ड्स ज़्यादा हैं और आपका एक्चुअल आउटपुट परफॉर्मेंस जो भी हो वो आपका कम है। तब आप क्या प्लानिंग करोगे कि मैं इसको ऐसा करती हूँ, इसका जो कंट्रोल है इस तरह से करना है मुझे कि डेली मैं चेक करूँगी, या फिर हर वीक मुझे चेक करना है कि क्या काम किस तरह से हो रहा है, या फिर मुझे ये देखना है मशीन कितने घंटे चल रही है, या फिर वर्कर्स कितने घंटे काम कर रहे हैं, वर्कर्स कितना रेस्ट ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप कंट्रोल करने के लिए क्या कर रहे हो, पहले से प्लानिंग करके चल रहे हो। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए आपका प्लानिंग राइट आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर है क्वेश्चन आपको। देखिए किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट लगता है ना, तो प्लीज आप मुझे उस क्वेश्चन को नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर बीच में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। और इसके साथ ही साथ आप मेरी शॉर्ट्स भी देखिए, शॉर्ट्स में हम बहुत छोटी छोटी बेसिक चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं जो कि आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो शॉर्ट्स भी ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव डायरेक्शन मीन्स, यानी इफेक्टिव डायरेक्शन में जो हमारा यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल होता है उसका क्या मतलब होता है। सबऑर्डिनेट्स जो हैं रिस्पॉन्सिबल होंगे वन सुपीरियर के लिए। देयर शुड बी यूनिटी अमंग्स सबऑर्डिनेट्स, देयर शुड बी यूनिटी अमंग सुपीरियर, या फिर सुपीरियर कैन सुपरवाइज अ लिमिटेड नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स। बताइए।
बताइए क्या होगा आंसर। देखिए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सबॉर्डिनेट शुड बी रेस्पॉन्सिबल टू वन सुपीरियर। यानी कि यूनिटी ऑफ कमांड में यहाँ पर हमारा ये मतलब है कि जो भी सबॉर्डिनेट्स होंगे वो सिर्फ रेस्पॉन्सिबल होंगे वन सुपीरियर के लिए, और वो उसके कमांड के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। एडिक्वेट मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज रिजल्ट्स इन, अब एडिक्वेट मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय की बात की जा रही है, तो ये किसका रिजल्ट है? फॉस्टरिंग इन डिसिप्लिन अमंग दी सबॉर्डिनेट्स, बूस्टिंग द मोरल ऑफ द सबॉर्डिनेट्स, डिक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ सबॉर्डिनेट्स, या फिर ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शंस को अच्छे से पढ़िए, देन आंसर करिए। देखिए अगर आप एडिक्वेट मोटिवेशन की बात करते हैं, प्रॉपर मोटिवेशन की बात करते हैं, तो इससे पॉजिटिव ही आपकी ये रिजल्ट निकल कर आएंगे, नेगेटिव तो बिल्कुल नहीं निकलेंगे। और अगर नेगेटिव निकलेंगे तो लोग मोटिवेशन की बात ही क्यों करते हैं? मोटिवेशन की बात की जाती है कुछ पॉजिटिव रिजल्ट हम अज्यूम करके चलते हैं कि ये हमें अचीव होंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बात की जा रही है फॉस्टरिंग इंडिसिप्लिन अमंग दी सबॉर्डिनेट्स। इनडिसिप्लिन फॉस्टरिंग की बात की जा रही है, ये तो बिल्कुल नेगेटिव हो गया। ठीक है, और यहाँ पर बात की जा रही है बूस्टिंग द मोरल ऑफ द सबॉर्डिनेट्स, ये हमें पॉजिटिव लग रहा है। एंड थर्ड भी पढ़ लेते हैं, डिक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी। अब हम अगर डिक्रीज होगा हमारा प्रोडक्टिविटी तो हम मोटिवेशन की बात ही क्यों करेंगे? ठीक है, कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी कि उसके जो प्रोडक्टिविटी है वो डिक्रीज हो। ये भी कट गया, ये भी कट गया। ऑप्शन भी यहाँ पे सिंपल है, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। A positive leader is one who motivates people by creating fear, centralizing authority, increasing their satisfaction, holding the threats of job। बताइए एक पॉजिटिव लीडर लोगों को किस तरह मोटिवेट करेगा? याद रखिएगा पॉजिटिव लीडर की बात की जा रही है। देखिए क्रिएटिंग फियर नेगेटिव एस्पेक्ट हो गया, सेंट्रलाइजिंग अथॉरिटी ये भी आपका क्या हो गया, एक तो ये तानाशाह वाली बात हो गई कि उसने अथॉरिटी सेंट्रलाइज कर दी। ठीक है, फिर है होल्डिंग द थ्रेट ऑफ लॉस ऑफ जॉब, अगेन नेगेटिव हो गया। इंक्रीजिंग देयर सेटिस्फेक्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन लग रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए आप खुद अपने ऊपर कोई भी चीज लागू करके देखिए, आपको कोई भी आपकी तारीफ करता है या फिर आपको तारीफ इन द सेंस वो इस तरह कर रहा है कि हाँ आप में ये कैपेबिलिटी है, आप कर सकते हैं, तो ये क्या है, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट आपको बोला जा रहा है कि हाँ आप कर सकते हो। तो आपको अंदर से लगेगा नहीं, सामने वाले ने कहा है कि हम कर सकते हैं तो हम करेंगे, हम कोशिश करेंगे। फिर हम पास होते हैं या फेल, वो अलग चीज है। और वहीं अगर मैं यहाँ पे आपको नेगेटिव की बात करूँ तो एक एक ये भी कहा जा सकता है, नहीं यार तू नहीं कर सकता, ये तेरे पास नहीं है, या फिर यार तुम नहीं कर सकते ऐसा। तो ये क्या है, ये एक नेगेटिव मोटिवेशन हो गया। अब सामने वाला हो सकता है कि वो डिप्रेशन में भी जा सकता है ये बात सुन के, और ऐसा भी हो सकता है कि उसे लगे कि यार इन्होंने इस तरह से कैसे कह दिया कि मैं नहीं कर सकता, अब तो मैं जरूर करके दिखाऊंगा। तो ये क्या हो गया, एक नेगेटिव एस्पेक्ट हो गया। आप नेगेटिव चीजों को बोल के उसको मोटिवेट कर रहे हो। ठीक है, और यहाँ पर पूछा गया है पॉजिटिव लीडर है, तो यानी पॉजिटिव बात करेगा तो आप उसको सेटिस्फाई कर सकते हो। ठीक है, उसका सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ा सकते हो। सेटिस्फेक्शन लेवल आप कैसे बढ़ाओगे? आपने कोई भी काम करवा रहे हो उसके लिए साथ ही आपने उसको फैसिलिटीज दे दी, आपने थोड़ा सा उसका रेम्युनरेशन इंक्रीज करवा दिया, तो इससे क्या होगा, उसको लगेगा कि आज मैंने थोड़ा अच्छा काम किया था तो मेरा रेम्युनरेशन बढ़ा, अब मैं और अच्छा काम करूंगा तो मेरा हो सकता है फ्यूचर में और बढ़े। ठीक है, या फिर आपने क्या करा, कुछ और उसको पर्क्स प्रोवाइड करा दिए, तो इससे क्या होगा, आपने उसका सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो थोड़ा बढ़ा दिया, जिससे कि आगे जाके वो और भी चीजों को करने के लिए मोटिवेट हो। ठीक है, तो ये भी क्लियर है क्वेश्चन आपको। नेक्स्ट देखिए, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट मीन्स a good organization should consist of departments. Authority of each person must be clearly defined. Each subordinate should have one superior. A manager can supervise a limited number of executives। बताइए क्या लगता है आपको आंसर?
देखिए स्पैन का मतलब होता है एक पर्टिकुलर नंबर, ठीक है, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट में। तो यहाँ पर ये वाला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट में होता है एक पर्टिकुलर नंबर ही सिर्फ उसको सुपरवाइज करना है, ठीक है। उसको एक लिमिटेड नंबर दे दिए कि ये 5 से 6 लोगों का ग्रुप है, आपको इनको सुपरवाइज करना है। तो लिमिटेड नंबर उसको प्रोवाइड कर दिया, उसको औरों से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ उन 4 या जो 5 लोग हैं उन पर फोकस करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू स्केलर प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये स्केलर प्रिंसिपल में शॉर्ट में डिस्कस कर चुकी हूँ, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। अ मैनेजर कैन डायरेक्टली सुपरवाइज अ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल। सेकंड है द लाइन ऑफ अथॉरिटी मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड। थर्ड है एक्सेप्शनली कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आर रेफर्ड टू हाई लेवल ऑफ मैनेजमेंट। एंड डी ऑप्शन है ईच सबऑर्डिनेट शुड हैव ओनली वन सुपीरियर। बताइए क्या लगता है आपको इसका आंसर। देखिए ये तो बिल्कुल नहीं होगा, वो सिर्फ लिमिटेड नंबर को बात करा, अभी अभी मैंने ये आपसे बात करी थी, ठीक है। लाइन ऑफ अथॉरिटी मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड, नहीं ये भी सही नहीं है। ईच सबऑर्डिनेट शुड हैव ओनली वन सुपीरियर, ये भी सही नहीं है। इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी, एक्सेप्शनली कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आर रेफर टू अ हाई लेवल ऑफ स्केलर प्रिंसिपल का मतलब होता है कि हम जो छोटी मोटी चीजें हैं वो जो लोअर और मिडिल डिपार्टमेंट है वही सॉल्व करेंगे, और लेकिन अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम आती है, कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि थोड़ा बड़ा है, लार्ज है, जिसमें ज़्यादा डिसीजन की ज़रूरत है, टेक्निकल डिसीजन की ज़रूरत है, तो वहाँ पर वो टॉप मैनेजमेंट पर जाएंगी, ठीक है। जो हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट है वहाँ उसको रेफर किए जाएंगे। तो ऑप्शन हमारा सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सबको। नेक्स्ट देखिए, अ प्लान व्हेन एक्सप्रेस्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स इज नोन एज, यानी कि एक ऐसा प्लान जो कि क्वांटिटेटिव टर्म्स में एक्सप्रेस किया गया है क्या कहलाएगा, पॉलिसी, प्रोसीजर, ऑब्जेक्टिव या बजट। क्या होगा, देखिए क्वांटिटेटिव टर्म्स की यहाँ पे बात की जा रही है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, बजट। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, आप ये पहले से सेट करके चलते हो कि आपको इतना फंड है, आपको यहाँ यहाँ खर्च करना है। क्वांटिटेटिव टर्म्स में सारी चीजें होती हैं। पॉलिसी की यहाँ बात करें तो पॉलिसी एक तरह से रूल्स होते हैं, इसके अंदर रूल्स बनाए जाते हैं कि ये चीजें हमें इस तरह से करनी है या करवानी है। प्रोसीजर होते हैं, मेथड्स, कि कोई भी चीज हमें किस किस कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करके करनी है, ठीक है। इसमें एक अगर हम बात करें तो एक सीरियल वाइज सारी कंडीशंस दी होती हैं जो कि हमारे प्रोसीजर्स का पार्ट होती हैं। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव होते हैं किसी भी काम को करने का पर्पस क्या है, आप कोई भी काम कर रहे हो या करने वाले हो तो आप क्यों कर रहे हो, किस चीज को अचीव करने के लिए कर रहे हो, वो हमारे ऑब्जेक्टिव्स कहलाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा बजट करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, पॉलिसी मेकिंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनाइजिंग और मोटिवेटिंग। बताइए क्या हो जाएगा आंसर। पॉलिसी मेकिंग किसका इम्पोर्टेंट पार्ट है, प्लानिंग का। अगेन पॉलिसी आप क्यों सारी चीजें आप पहले से क्यों सोच के चलेंगे कि पहले आप देखेंगे क्या हमारे पास है, यानी कि रिसोर्सेज, क्या चीज़ आपको रिसीव अचीव करनी है, किस तरह करनी है, ये सब प्लानिंग का पार्ट है, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है, प्लानिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज परफॉर्म्ड बाय, प्लानिंग फंक्शन जो होता है किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है, टॉप, लोअर, मिडिल या फिर ऑल ऑफ दिस। बताइए
देखिए, यहाँ पर प्लानिंग की बात की जा रही है तो आपको पता होना चाहिए प्लानिंग एक ऐसी चीज है जो किसी लेवल के लिए जरूरी नहीं है, जो किसी पर्टिकुलर किसी लेवल ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट के लिए नहीं बनाया गया है। प्लानिंग हर जगह काम आता है, फिर वो कंपनी का कोई लेवल हो, कोई डिपार्टमेंट हो, या फिर आपका इवन घर या आप खुद क्यों ना हो। ठीक है, अभी इसका आंसर हम करते हैं डी, ऑल ऑफ दीज। अब देखिए, इसको अच्छे से समझते हैं। देखिए, आप खुद से लेके चलिए, आप भी कोई भी काम बिना प्लानिंग के नहीं करते हैं। जैसे कि आपको इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो आपने प्लानिंग करके चली कि हाँ, इतने घंटे मुझे पढ़ना है, या फिर इतने दिन में मुझे कोर्स कंप्लीट करना है, उसके बाद मुझे प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, उसके बाद मुझे प्रीवियस पेपर लगाने हैं, और फिर उसके बाद मुझे एग्ज़ाम देना है। या फिर इसके अलावा आप और भी चीज़ें होती हैं, घर की भी घर की बात करें तो आपका जो डेली टाइम टेबल होता है वो भी एक प्लानिंग का ही पार्ट है। आपने सोचा नहीं, मैं रात में नहीं पढ़ सकता, मुझे सुबह 4 बजे या 3 बजे उठ के पढ़ना है। कुछ बच्चे होते हैं वो ये सोच के चलते हैं, नहीं सुबह नहीं उठा जाएगा, मुझे रात में 2 बजे तक या 1 बजे तक पढ़ना है। तो ये भी क्या है, ये प्लानिंग का ही पार्ट है। तो प्लानिंग हर जगह काम आती है। टॉप मैनेजमेंट हो, लोअर लेवल मैनेजमेंट हो, या फिर मिडिल हो, इनकी प्लानिंग करने का तरीका अलग होगा। अलग अलग चीजों के लिए ये प्लान करेंगे, लेकिन प्लानिंग सबके लिए होती है और सबके द्वारा की जाती है। ओके, तो यहाँ पे क्लियर है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। मैनेजमेंट है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको डिस्कस नहीं करेंगे, बहुत बार मैं ये क्वेश्चन आपको डिस्कस कर चुकी हूँ। मैनेजमेंट हमारा आर्ट और साइंस दोनों है। आर्ट यानी कि सब हर कोई पर्सन हर चीज को मैनेज अपने तरीके से करता है, यानी कि एक आर्ट है, करने का तरीका सबका मैनेज करने का तरीका अलग होता है। साइंस की बात करें तो कुछ यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट होती हैं चीजें, कि ये हमें इस तरह करना है, अगर हम इस तरह करेंगे तो रिजल्ट ये निकल कर आएगा। तो सबके करने का तरीका अलग है, कंडीशंस अलग हैं, रिजल्ट अलग निकल कर आएगा, इसलिए मैनेजमेंट को हम आर्ट साइंस दोनों बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, एफ डब्ल्यू टेलर हम जानते हैं किस फंक्शन के लिए? ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच टू मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच, क्वांटिटेटिव अप्रोच टू मैनेजमेंट, जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, बताइए। आज भी आपके लिए मैं एक होमवर्क रख रही हूँ, उसको आपको करना है। देखिए, यहाँ पर इसका आंसर सिर्फ एक होगा और रिमेनिंग 3 जो ऑप्शंस हैं उसके आपको बताने हैं क्या होगा, बताइए। देखिए, मैं आंसर बता देती हूँ, बी होगा साइंटिफिक मैनेजमेंट। एफ डब्ल्यू टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है, नोट कर लीजिए अगर आपको नहीं पता है। और देखिए, ह्यूमन रिलेशनशिप अप्रोच टू मैनेजमेंट किसके द्वारा दिया गया, क्वांटिटेटिव अप्रोच टू मैनेजमेंट किसने दिया, एंड जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट किसने दिया। ये सब आपको ढूंढना है। पता है तो अभी कमेंट सेक्शन में लिखिए, नहीं पता है तो आपको ढूंढ के इसको कमेंट सेक्शन में लिखना है। ठीक है, इससे आपका रिवीजन भी होगा, और अपनी नोटबुक में जरूर लिख लीजिएगा, एग्जाम में ये बहुत पूछे जाते हैं, तो ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजमेंट फंक्शन आर क्लोजली रिलेटेड, बताइए कौन सा फंक्शन यहाँ पे मैनेजमेंट का क्लोजली रिलेटेड है? प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग एंड कंट्रोल, स्टाफिंग एंड कंट्रोल, एंड प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइज स्टाफिंग, बताइए। देखिए, क्लोजली रिलेटेड की बात करें तो प्लानिंग के साथ ऑर्गेनाइजिंग इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ना ही स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग, ना ही प्लानिंग एंड स्टाफिंग। आंसर होगा बी। क्यों? प्लानिंग में भी आप क्या चीज लेके चलते हो कि पहले मैंने इस तरह प्लान की थी, उसका रिजल्ट ये निकला, अब मुझे प्लानिंग में थोड़े चेंजेस करने हैं जिससे मुझे ये रिजल्ट मिलेगा। तो यानी क्या किया, प्लानिंग के साथ साथ आपने चीजों को कंट्रोल भी कर लिया। ठीक है, यानी कि आपने पहले के अपने फीडबैक देखा कि प्लानिंग पहले मैंने ये प्लानिंग की थी, उससे ये फीडबैक मिला मुझे, तो अब मुझे इतने चेंजेस करने हैं। तब आपने फिर प्लानिंग करी, तो प्लानिंग के साथ साथ आपके पैरेलल में क्या चल रहा है, कंट्रोलिंग भी चल रही है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। बिजनेस प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस हु स्टेट्स दिस स्टेटमेंट, बताइए। जॉर्जा टेरी, कूट्स एंड ओडोनेल, एलन एमी हरले, बताइए क्या होगा आंसर।
देखिए, बिजनेस प्लानिंग एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, आपका पूरा माइंड का काम है। आप कौन सी चीज़ किस तरह से सोच रहे हैं, आप फ्यूचर की कितनी आगे तक की सोच के चल रहे हैं, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है पूरी आपकी, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है या फिर ये जो स्टेटमेंट है, ये दिया था कूट्स एंड ओडोनेल ने। ओके, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बी। तो यही थे क्वेश्चन। होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर है। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।